नवाज शरीफ की हिट लिस्ट पर ये जजेस इस वक्त मौजूद हैं और वो इन जजेस को किसी भी सूरत माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि असल मुजरिम वो हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा से को वो टकराव करने जा रही हैं और इस बार जजों का एहतसाब होगा। ये 100 लोगों की लिस्ट हसास इदारों ने बनाई है मनी चेंजर्स के साथ मिलकर, जो डॉलर का सट्टा करते थे पाकिस्तान में। आज भी परवेज लाई जो हैं वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे के चले गए हैं। उनको बिलावल का ये बयान नजर नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ग्रैंड जो इजलास था, मशावरती इजलास पार्टी का, उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके पनामा केस के जो 4 जजेस थे बाकायदा उनका नाम लिया है और 2 जर्नलों के हिसाब का मुतालबा किया है। मगर अब सवाल ये है कि क्या इनका हिसाब होगा, कि इसमें क्या पेशरफ्त हो रही है, अगर होगा तो कैसे होगा। इसी हवाले से हम मुजम्मिल साहब से अंदर की बात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब। पर मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि गल वध गई है, अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं होगा, अब वो माफी शाफी का मामला नहीं होगा, अब हिसाब देना होगा वो पनामा केस के 4 जजेस को और 2 जर्नेलों को। मुजम्मिल साहब, क्या ये मुमकिन है और अंदर की क्या खबर है? देखो, मेरा ख्याल है कि शायद जनरल बाजवा का एहतसाब तो ना हो सके और शायद जनरल फैज भी बच जान, लेकिन साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, इजाजुल एहसन, अजमत सईद और गुलजार, इन पे बुरा वक्त जरूर आने वाला है। मुझे ये लगता है कि एक तो इंतखाबी मुहिम में बाजवा और फैज को तो बहुत बोला जाएगा, और लेकिन इन जजेस की तो तस्वीरें लगाई जाएंगी, इनको कौम के मुजरिम के तौर पर पेश किया जाएगा कि इनकी वजह से सारी तबाही हुई है। और वो ट्रक वाली कहानी भी, साकिब निसार की टिकटें बेचने वाली कहानी भी, अजमत सईद की सारी कहानी भी, इजाजुल एहसन की कहानी भी, सब जजेस की सब कहानियां जो हैं वो अब मंजरेआम पर आएंगी। और नवाज शरीफ जो है वो इन जजेस के खिलाफ एक बड़ा महाज लेकर मुझे लगता है चलने लगा है, और जिसमें वो इनमें से किसी को भी नहीं अब छोड़ेगा। और इनमें से चाहे जो रिटायर होकर घर चले गए हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किलात हैं। वैसे तो मुझे लगता है जो सिटिंग जज हैं, जाजुल एहसन साहब जो इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं, उनको भी कोई माफी नहीं दी जाएगी। मुजाहिर अली नकवी को भी कोई माफी नहीं दी जाएगी। वो ट्रक वाली कहानी पूरी चलाई जाएगी। और भी जो अदलिया के मसाइल हैं, तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ की हिट लिस्ट पर ये जजेस इस वक्त मौजूद हैं और वो इन जजेस को किसी भी सूरत माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि असल मुजरिम वो हैं और ये सब आलाकार हैं, लेकिन वो ये ठीक है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब तो अवाम की अदालत में जलसों में तो नवाज शरीफ कर लेगा कि हर जलसे में उनके बारे में बात की जाएगी, हर जलसे में उनके बारे में उनको बुरा भला कहा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन जजेस के एहतसाब पर कोई कमीशन भी बन जाएगा मिसकॉन्डक्ट का, और पनामा के हवाले से भी नवाज शरीफ के ज़हन में आगे गेम प्लान है कि उसने आगे कैसे इस पनामा के बेंच से निपटना है, इन्होंने जो उसके साथ नाइंसाफी की है उसको कैसे ख़त्म करना है, उस पर कैसी कानून साजी करनी है, और इन जो रिटायर्ड जजेस का एहतसाब कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि उस हवाले से काफ़ी कानूनी तैयारी नवाज शरीफ की मौजूद है, और उसने ये बेवजह तकरीर में साकिब निसार, खोसा, इजाजुल एहसन और पनामा के बेंचेस के जजेस का नाम नहीं लिया है। उनके पास इसके पीछे एक पूरा स्क्रिप्ट मौजूद है। और इस बार जो पिछली दफ़ा तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगाया था, लेकिन मुझे जी लगता जी। है कि इस बार ये जजेस जो हैं इन पर मिसकॉन्डक्ट और इन पर जो है एक लंबी जो कानूनी चढ़ाई पर जो है मुजम्मिल वो साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून की एक तारीख है इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की, अब अदलिया के साथ टकराव करने की फिर इनकी पॉलिसी है। देखिए, ये अदलिया के मेरा नहीं ख्याल जस्टिस काजी फायज ईसा से कोई वो टकराव करने जा रही हैं। मुझे मुझे नहीं लगता कि वो मंसूर अली शाह से या तरमनिल्ला से
या जमाल मंदोखेल से या आफरीदी से, वो कोई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में से तो किसी से नहीं, वो तो पनामा के बेंच और साबका चीफ जस्टिस साहिबान, जिनके बारे में खुद काजी फायद ईसा ने भी कहा है कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, हमने गलत फैसले किए हैं, और हम, उन्होंने कहा है मैं उन फैसलों का जिम्मेदार भी नहीं हूं और मैं उनको ओन भी नहीं करता। तो आपका ख्याल है कि जस्टिस काजी फायद ईसा जब साकिब निसार को या उमर अताब बंदयाल को या मुजाहिर अली नकवी को या आप समझे आसिफ सईद खोसा को कहा जा रहा होगा, तो काजी फायद ईसा माइंड कर रहे होंगे? मुझे नहीं लगता माइंड कर रहे होंगे। और अगर देखे ना जी, जो साकिब निसार की ऑडियो के ऊपर कमीशन बना था, तो काजी फायद ईसा ने उस कमीशन की सरबराही से इनकार तो नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो उस कमीशन पर काम करना शुरू कर दिया था। वो तो उमर अताब बंदयाल ने उसके ऊपर स्टे दिया और बाबर सत्तार ने, वरना काजी फायद ईसा तो वो ऑडियो फोरेंसिक के लिए भेज देते और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था। तो मुझे नहीं लगता काजी फायद ईसा जो है वो इन जो पुराने पनामा बेंच के जजेस हैं इनमें से किसी का एहतसाब का रास्ता रोकेंगे, बल्कि इनको अपनी बचत खुद ही करनी पड़ेगी। मुझे लगता है साकिब निसार बहुत मुश्किल में होंगे, मुझे लगता है गुलजार बहुत मुश्किल में होंगे, मुझे लगता है एजाजुल एहसन साहब मुश्किल में होंगे, और ये ना सिर्फ अवाम की अदालत में मुश्किल में होंगे बल्कि कानून की अदालत में भी मुश्किल में होंगे। और इनकी जो मुकद्दस गाय वाली हैसियत है वो अब शायद इसके इलेक्शन के बाद नहीं होगी। और नवाज शरीफ ने एक पूरा कानूनी रोड मैप बनाया है कि इन लोगों के साथ, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि कोई मिट्टी पाओ नहीं मुहिम नहीं होगी, मैं कोई मिट्टी नहीं जे पानी एर की एहतसाब होएगा और इस बार जजों का एहतसाब होगा। मुझे लगता है कि ये अब जो है, ये जिन जजेस ने पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, जिन जजेस ने जो इस मुल्क में जो है वो सियासत की है अदलिया के मनसब पे बैठ के, नवाज शरीफ उनका एहतसाब करना चाहता है। और नवाज शरीफ का ख्याल है कि जिस तरह फौज को हमने कहा है कि वो सियासत से दूर रहे, इस तरह ये अदलिया और जजेस के अंदर भी जब तक ये नहीं होगा, इनको जो इक़्तिदार और सियासत का खून लग गया उसके लिए इन्हें भी दूर करना जरूरी है। तो अगला इलेक्शन तो मुझे लगता है कि ये जजेस पे बड़ा भारी इलेक्शन है। नवाज शरीफ ने एक टोन सेट कर दिया है कि ये जज सारे जो रिटायर्ड हैं, सर्विंग हैं, एजाजुल एहसन वगैरह, ये सब कटहरे में होंगे और इन हर जलसे में इनकी फोटोएं लगी होंगी, इनके बैनर लगे होंगे, लोग इनके ऊपर कांटे लगा रहे होंगे, और इनके लिए ये एक मुश्किल इलेक्शन होगा कि ये आवाम को फेस करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। इनके घरों के बाहर जुलूस निकाले जाएंगे और मुझे लगता है कि इनके लिए आगे बहुत मुश्किल होगी। ये यहाँ तो इलेक्शन में पाकिस्तान से भाग जाएंगे, वरना इनके लिए इलेक्शन फेस करना बहुत मुश्किल होगा। मुजम्मिल साहब, साकिब निसार साहब तो आउट ऑफ कंट्री चले गए हुए हैं। घर तो है ना यहाँ, वो रोज कहेंगे वापस आओ, पेंशन लेते हो तुम्हारी पेंशन बंद कर देंगे, तुम वापस आओ, तुम्हारे बेट तुम चोर हो। वो कहेंगे ऑडियो में आके सब, तुमने टिकट बेची है 1 करोड़ रुपए की, तुम्हारे बेटे की ऑडियो है, पकड़ेंगे, फिर उनके फैसलों पर बात होगी। कितना भाग जाएंगे? मेरा मतलब है कि जितना भागेंगे उतनी उतनी आवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेंगे। फिर इनको भगौड़ा कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा क्यों नहीं आते वापस, पेंशन लेते हैं और भागे हुए हैं, बाहर बैठ के पेंशन ले रहे हैं, इनसे सवाल होगा। तो ये इतना आसान नहीं है मेरे ख्याल में। ये जजेस के लिए अगला मंजरनामा बहुत मुश्किल है और नवाज शरीफ ने इशारा दे दिया है कि वो इनमें से किसी भी जज को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की खबर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि डॉलर्स के हवाले से, कि जिन लोगों ने अपने घरों में डॉलर जमा किए हुए हैं उनको कैसे जो है वो गिरफ्तारी डाली जाएगी या कैसे जो है वो उनको बरामद किया जाएगा, अंदर की क्या खबर है? लेकिन जी कुछ 100 लोगों की लिस्ट बनी है जिनके पास पाकिस्तान में बड़ी तादाद में डॉलर है, और ये 100 लोगों की लिस्ट हसास इदारों ने बनाई है मनी चेंजर्स के साथ मिलकर। ये 100 लोग वो हैं जो डॉलर खरीदते थे, डॉलर बेचते थे, जो डॉलर का सट्टा करते थे पाकिस्तान में मनी चेंजरों के साथ मिलकर, जो मनी चेंजरों के इन्वेस्टर थे, जिनको मनी चेंजरों ने अपने इन्वेस्टर, जिनको फोन करके कहते थे कि आप डॉलर उठा लें, आप डॉलर बेच दें। ये सट्टाबाज हैं डॉलर के 100 मनी चेंजरों के अलावा। एक तो मनी चेंजरों का लाइसेंस है ना, वो कर रहे हैं, ये उनके इन्वेस्टर्स हैं, ये इनके सट्टेबाज हैं। 100 लोगों की लिस्ट है और इनके इनके पास सुना है बहुत बड़ी तादाद में डॉलर और दूसरी करेंसी मौजूद है। इनके घरों पर छापे मारने की तैयारी हो रही है। एक तो आपको पता है ना, पिंडी में एक बेसमेंट में छापा मार के उन्होंने कुछ पैसे बरामद भी किए हैं।
फिर एक और जी जगह जी, पे छापा लोकल मारा, डॉलर निजी का बैंक बनाया हुआ था। बनाया हुआ था। तो ये बहुत 100 ऐसे निजी बैंक जो हैं पाकिस्तान में, हसास इदारों ने उनको पता लगाया है कि ऐसे 100 निजी बैंक मौजूद हैं जहां पर बड़े पैमाने पर डॉलर और दीगर करेंसी मौजूद है, और वहां से उसको बरामद करना है। इन लोगों को कहा जा रहा है कि ये खुद उसको ले आए मार्केट में, नहीं तो इनके साथ काफी बुरा सलूक होगा। और ये बासर लोग हैं, लेकिन ये इनको इस बार जीएचक्यू से माफी नहीं मिल रही है। ये ऑपरेशन सारा आईएसआई कर रही है, इसमें ना एफआई है ना कोई है, आईएसआई ही ये सारा ऑपरेशन कर रही है। और ये 100 लोगों की लिस्ट भी आईएसआई के पास है। ये मुल्क भर में 100 अमीर लोग हैं जो बज़ाहिर तो आपको नजर नहीं आते हैं, लेकिन ये इन्होंने पाकिस्तान में डॉलर को नायाब किया हुआ है और डॉलर के रेट के ऊपर नीचे जाने का ये बंदोबस्त करते थे। तो ये 100 लोगों और के मुदम्मिल गिर्द साहब, घेरा आपको भी था। पता है कि जब भी कोई मुहिम चलती है, कोई भी तहरीक चलती है या कोई भी बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, तो आम आदमी ही उसमें पिसता है। अभी भी आम आदमी ही उसमें पिस रहा है। तो क्या ये जो मनी चेंज की ये जो गेम चलाने वाला माफिया था, इनके सरबराहों को गिरफ्त डाली जाएगी? जी बिल्कुल डाली जाएगी, किसी को माफी नहीं है। घरों में छापे मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं मनी चेंजर्स को, लोग भागे हुए हैं। और अब बात मनी चेंजरों से आगे इन 100 लोगों पर पहुंच गई है जो डॉलर का पाकिस्तान में सट्टा करते थे, जिनको मनी चेंजर फोन करके कहते था कि डॉलर उठा लें, तो वो उनके कहने पे लाखों डॉलर खरीद लेते थे, फिर बेच देते थे। जो ये डॉलर के सट्टेबाज हैं, ये 100 लोगों की लिस्ट है इस वक्त हसास इदारों के पास, और उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। उनसे डॉलर निकलवाने के लिए आजकल का हिकमत अमली बनाई जा रही है। और मुझे ये लगता है कि मुदम्मिल अगर साहब, जो मुबैना तौर पर ये जो शाह काम करते थे, बिल्कुल कोई मुबैना के तौर पे कार्ड आप मुबैना क्यों कहती हैं? आप बड़ा खौफजदा रहती हैं। ये वाकई करते थे, मुबैना वाली कोई बात नहीं है। ये करते थे तो हमारी ये हालत हुई है ना। और इनमें कोई इतना बड़ा सियासतदान नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ चूंकि सियासतदानों को गालियां निकालने का बड़ा फैशन है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन सट्टाबाजों में कोई बड़ा सियासतदान मौजूद नहीं है, कोई सियासी पार्टी का लोग नहीं है। ये अपने ही अंडरवर्ल्ड के माफिया हैं जो सियासतदानों को भी रेंट पे रख लेते हैं। और असल में इनका जो काम है वो पाकिस्तान में इस वक्त ये डॉलर की सट्टेबाजी की और ब्लैक मार्केट ये चला रहे थे। ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, मुख्तलिफ जिलों में, मुख्तलिफ जगहों पे, हर जगह। तो ये जराइम पेशा लोग हैं बुनियादी तौर पे, ये कोई इस तरह साफ को लोग नहीं है। और इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये 100 के 100 लोग कानून की गिरफ्त में ना आए, बल्कि इनसे डॉलर बरामद हो जाए तो पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाएगा, जैसे पिंडी से एक जगह से बरामद हुई। ठीक हो गया। अच्छा मतलब साहब, एक और अंदर की खबर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। मैं पहले चाह रही हूँ कि आप जरा एक क्लिप सुन लें। कल एक बड़ी स्टेटमेंट दी है चौधरी परवेज लाई के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने। आजकल परवेज इलाही को बार बार जो गिरफ्तार किया जा रहा है, इस तरह शेख रशीद भी गिरफ्तार हुआ। ये क्या वही पुरानी तारीख नहीं दोहराई जा रही? पुरानी तारीख तो इसलिए नहीं दोहराई जा रही है। हाँ, ये मैंने कुछ कहना था, फिर मैंने अपने आप को रोक दिया। इसलिए अंग्रेजी में आप कुछ कहते हैं तो उसका इतना वो मीनिंग नहीं होता है अगर आप ट्रांसलेट करते हो। लेकिन यू आप जब अपने पेट्स पालते हो तो आप खुद अपना पेट को अगर रखते हो, आप बंद करते हो या रिहा करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मुजम्मिल साहब, आपने ये क्लिप सुना? इसमें बिलावल भुट्टो साहब जो है वो तशबीह दे रहे हैं चौधरी परवेज लाई को एक पेट से। तो क्या कहेंगे आप? मतलब मैं अब क्या कहूँ, ये चौधरी, इसका जवाब तो चौधरी मोनस लाई को देना चाहिए ना। आज भी परवेज लाई जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे के चले गए हैं। उनको बिलावल का ये बयान नजर नहीं आया कि मेरा मतलब है जो उनको पालतू कुत्ता कह रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी परवेज लाई एक पालतू कुत्ते हैं, जो उनको पकड़ते हैं वो कभी पकड़, उनके ही पालतू कुत्ते हैं, उनको रख लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल में चौधरी मोनस लाई को इसकी वजाहत करनी चाहिए कि वो किसके पेट हैं और क्या है। मुझे ये लगता है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से तशबीह दी है कि चौधरी साहब ने सारी सियासत हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ की है, अब उनका एस्टेब्लिशमेंट से ही फड्डा है। और मुजम्मिल साहब, तो ये पेट को तो सीएम की ऑफर करने के जरदारी साहब उनके घर गए थे, और फिर उनको जनरल बाजवा ने फोन कर दिया तो उन्होंने वो ऑफर पेश, मिठाई खाकर, दुआए खैर खाकर करके वो मुकर गए थे। तो ये भी तो बात आप अपने जहन में रखें ना कि वो जिनके पेट थे
उन्हीं के फोन पर मुकर गए थे, वरना उनका सियासतदान थे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम उनके लिए क्या बात करें, वो तो उन्हीं के आदमी हैं, वही उनके साथ जो कर रहे हैं, इसमें सियासत का क्या ताल्लुक है। मेरे ख्याल में चौधरी मोनस इलाही को और परवेज इलाही को इसका जवाब देना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक नई अंदर की बात के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।